नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी भाषा के कुछ और टॉपिक्स का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसमें से है पहला संधि विच्छेद। पहला क्वेश्चन है निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद होता है निह धन चल। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण है जिसमें नियम यह बोलता है कि यदि विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ हो तो इस विसर्ग का रूपांतरण श में हो जाता है, शक्कर के श में। ठीक, तो यहीं से ये नियम आया है। जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न धन छोटी ई धन विसर्ग धन च धन ल। तो देखिए विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद च है, तो इस स्थिति में ये विसर्ग किसको बदल जाता है, शक्कर के श में। देखिए आधा शक्कर के श में बदलेगा, पूरे में मत बदल देना। ठीक, तो निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह धन चल। कौन सी संधि है पूछता, तो विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो पहला है उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या बनता है शब्द, एक शब्द बनता है उत और दूसरा शब्द बनता है ज्वल। ठीक, तो क्या यहां पर हमको विसर्ग दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो विसर्ग संधि नहीं है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, दूसरा निश्चल निह धन चल, बिल्कुल यहां पर हमको विसर्ग दिखाई पड़ा तो इसी में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक, तीसरे में आएंगे आप राजेंद्र, तो क्या बनेगा, राजा धन इंद्र। ठीक है, यहां पर आ और ई मिले, कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। दुर्गम दुर धन गम, कौन सी संधि है यहां पर व्यंजन संधि है। ठीक, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निश्चल शब्द में विसर्ग संधि है। अगला है सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होता है सप्त धन ऋषि। ठीक है, सप्त धन ऋषि। यहां पर आ और री मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, अर बना लेते हैं। ठीक, तो ये ता के नीचे जो आधा आ है, ठीक है सॉरी, ता के नीचे जो आ लगा हुआ है, ता के साथ आ और ऋषि का री। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, सा और ये आधा प, धन ता धन आ, इसको तोड़े तो ऋषि का री और ये शी, तो आ और री मिलेंगे, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। आ इस ता से मिलता है, पूरा कर देता है, क्या बन जाएगा, सप्त, पूरा हो गया। ता के साथ स्वर मिल गया। देखो इधर क्या बचा है, र जुड़ता है हमेशा दाहिनी ओर। ठीक, तो श के ऊपर लग जाएगा र, शब्द क्या बन जाता है, सप्तर्षि। ठीक, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो वापस इसी रूप में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सप्तधन ऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो तपोवन में, तपोवन शब्द जो है वो कैसे बनता है, तपह धन वन से बनता है। विसर्ग संधि का उदाहरण है। नियम क्या बोलता है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण हो तो क्या होता है भाई, तो ये आ और विसर्ग मिल करके ओ बना लेते हैं। ठीक, तो तप शब्द को अगर आप तोड़ोगे तो त धन प धन आ धन विसर्ग ऐसे लिख सकता हूं तपह को, और वन शब्द वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, ये वन है, तो व को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, सघोष वर्ण है। तो इस स्थिति में आ और विसर्ग मिल करके क्या बना लिए, ओ बना लिए। अब ओ किससे मिल जाएगा, प से, क्या बन जाएगा, पो। पीछे क्या बचा, त, इधर क्या बचा, वन, शब्द क्या बन गया, तपोवन। तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, तपह धन वन। संधि कौन सी, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखिए स्वागत शब्द को आप दो तरीकों से तोड़ सकते हो। एक तोड़ सकते हो आप स्वधन आगत, ठीक है, लेकिन आंसर गलत लेगा स्वधन आगत लगाओगे तो, समझाऊंगा क्यों। ठीक, दूसरा आप इसको ले सकते हो सुधन आगत। ठीक, स्वधन आगत आप क्यों नहीं ले सकते हो, देखो संधि के नियम के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। दीर्घ संधि बनता है अधन आ बराबर आ, 12 संक्रियाएं होती है दीर्घ स्वर संधि में, उसके अंतर्गत एक संक्रिया अधन आ की भी होती है। ठीक, तो अधन आ करोगे तो यहां पर भी क्या बनेगा, स्वागत ही बनने वाला है। लेकिन चूंकि यहां पर इसके विच्छेद करने पर, है ना, इसके विच्छेद करने पर अर्थ भिन्नता की स्थिति होती है, इसीलिए ये गलत माना जाता है और ये सही माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर अर्थ भिन्नता नहीं होती है। ठीक, सुधन आगत, स्वागत शब्द का असल में अर्थ क्या होता है, अच्छे से आना, वेलकम, यही होता है स्वागत। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से तोड़ते हो तो स्वधन आगत, स्वयं का आना, तो अर्थ भिन्नता की स्थिति हो जाती है, इसीलिए ये सही संधि विच्छेद नहीं होगा। ठीक, सही संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत। ठीक, अब सुधन आगत है यानी ऊ का मेल हुआ है किससे, आ से, और दोनों मिलकर के क्या बनाए हैं, वा बनाए हैं। तो जहां पर भी संधि में य र और व बने वहां पर कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि। देखिए संधि के पहले व दिख रहा है क्या हमको, कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन संधि के बाद हमको व दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सी संधि है, वो यण संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिगंबर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करने पर आपको मिलेगा दिक धन अंबर। ठीक है, दिक धन अंबर, तो का जो है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला है, यानी कौन सा नियम लगा है, व्यंजन संधि का 1-3 का नियम, जो सबसे पहला नियम है। ठीक, जिसमें यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण की संधि किसी भी वर्ग के किसी भी वर्ण से हो, पंचम वर्णों को छोड़ करके, तो उस स्थिति में ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो का सामने कौन आया, अम आया, तो तुरंत उसको देख करके किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि इस पार वाले वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसी से ग का जब मेल कराते हैं अम से तो क्या बन जाता है, गम। ऐसा दी पीछे छूट गया है, इधर क्या बचा, बर, क्या बन गया शब्द, दिगंबर। ठीक, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है ये हलंत वाला वर्ण है, हलंत की संधि है, मतलब कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 उसके अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। स्वर संधि है तो देखो अतएव, अतएव जो है ये अतः धन एव शब्दों से मिलकर बना है, तो यहां पर तो हमको विसर्ग दिख रहा है भाई। दूसरा है रजनीश, रजनी धन ईश। तीसरा देखिए तपह धन गुण तपोगुण, और सत धन आचार। तोड़ के देखना पड़ेगा जब हमको संधि पूछेगा तो, ठीक है। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए छोटी ई है ना, बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो रहा है और क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है, मतलब यहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। तो आपको पूछा यही तो है, स्वर संधि किसमें है, किसमें है, रजनीश शब्द में स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए प्रत्युपकार कैसे बना है, प्रति धन उपकार से बना है, ठीक है, प्रति धन उपकार से बना है। प्रैक्टिस करना था इसको आपको। वैसे ये नियम क्या बोलता है कि यदि ई के सामने कोई दूसरा कोई स्वर आता है तो वो उससे संबंधित
य से मिल करके उसकी मात्रा बना लेता है। ठीक है, जैसे मान लो ई के सामने आ आया तो यहाँ क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। अगर आ आया तो या बन जाएगा। यदि उ आया तो यू बन जाएगा। यदि बड़ा उ आया तो या में बड़ा उ लग जाएगा। यदि री आया तो या पर री की मात्रा लग जाएगी। इस तरीके से चलता है नियम। ठीक, तो प्रतिधन उपकार करेंगे आप, है ना। तो देखो प्रधन, इसको मिटा देता हूं फिर समझाता हूं आपको, है ना। तो प्रधन, तधन ई धन उ धन पकार, ऐसा ले लेते हैं। क्यों ऐसा ले लिए भाई, क्योंकि याद रखना संधि में कभी भी केवल जो पहला शब्द है ना, पहला शब्द जो है इसका पहला अंतिम वर्ण, है ना। जैसे आप लोग किस चीज को जोड़ते हैं तो इसका अंतिम सिरा और इसका पहला सिरा यही हमेशा भाग लेते हैं, वेल्डिंग करते देखे होगे तो। ठीक, वैसे ही जब संधि की क्रिया होती है तो वहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ही क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, तो ई इधर से भाग लेगा क्योंकि प्रति का जब उच्चारण करोगे तो क्या आएगा, ई आएगा। और उपकार बोलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, उ आएगा। तो इनके बीच में संधि होनी है। मैंने आपको बताया कि यदि ई सामने है और बाद में उ आ रहा है तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, यू बना लेंगे। अब ता जो है इसके बाद तो स्वर बचा नहीं, तो क्या बन जाता है शब्द, प्रत्युपकार, ऐसा। ठीक, तो इसका सही विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन उपकार। अगला क्वेश्चन, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए गायक जो है ये अयादी स्वर संधि का उदाहरण होता है ना। आ धन, य धन, आ धन, क धन, आ। अयादी स्वर संधि को इस प्रकार से तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा, देखो गायक शब्द को पहले ऐसे छोटे छोटे भाग में तोड़ लेते हैं। ठीक, इसके बाद ये देखते हैं कि कहीं पर आए, आए, आओ या आव आ रहा है क्या, तो यहां पर देखेंगे आप तो ये हमको दिखाई पड़ा आए। आए किसके बदले आता है, तो याद रखना आए के बदले आए आता है, ए के बदले आए आता है, ओ के बदले आओ आता है और आओ के बदले आता है आओ। ठीक, तो आ और या ये देखो ये वापस अपने रूप में चला जाएगा। इसका स्वरूप क्या होता है, अय का स्वरूप होता है। ठीक, तो ग से अय मिलेगा, क्या बन जाएगा, गय। अब बाद वाले वर्णों को प्लस चिन्ह के उस पार लिखा जाता है तो क्या बन जाएगा, गय धन अक। क्या हो जाएगा यहां पर, गय धन अक। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखो अभि धन सेक व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा इसको, है ना, व्यंजन संधि का। तो अभिषेक क्या होता है, अभिधन सेक। नियम क्या बोलता है, यदि स के पहले आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आता है, कोई भी दूसरा स्वर आया तो ये स बदल जाता है किसमें, षटकोण के श में। ठीक है, सॉरी ये बदल जाएगा षटकोण के श में। तो यही से अभिधन सेक करोगे तो इस स को हटा करके आपको क्या लगाना पड़ेगा, षटकोण का श लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, अभिषेक। किसका उदाहरण है ये, देखिए अभिधन सेक, ये इसका सही संधि विच्छेद है। और कौन सी संधि है बोलेगा तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलो अगला टॉपिक है हमारा समास। गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गायों के लिए शाला, ठीक है। जब दोनों शब्दों के बीच में से कारक की किसी विभक्ति का लोप होता है तब उसको कहा जाता है कारक तत्पुरुष। और कारक तत्पुरुष के फिर 6 प्रकार होते हैं। कर्ता को छोड़ के कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, है ना, संप्रदान, अपादान, इस प्रकार से संबंध और अधिकरण, पूरे 6 कारक तत्पुरुष होते हैं। तो जिसका चिन्ह लोप होता है वो उससे संबंधित कारक तत्पुरुष होता है। तो यहां पर देखेंगे आप, जब शब्द बना इनसे मिल करके, गायों के लिए शाला, क्या बना शब्द, गौशाला,
गो यानी गाय, ठीक है, गो के लिए शाला ऐसा भी लिख सकते हैं। तो के लिए जो है ये चिन्ह किसका है, संप्रदान का है, संप्रदान के लिए बोलते हैं ना, ठीक। तो चूंकि यहां पर जो शब्द है, ये जो गौशाला शब्द है, इसका निर्माण संप्रदान तत्पुरुष के कारक के लोप होने की वजह से हुआ है, इसीलिए यहां पर कहा जाएगा कि ये कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान कारक तत्पुरुष है, ठीक। तो आपको तो यहां पर सीधे ऑप्शन में क्या दिया है, तत्पुरुष, सीधे पहचान सकते हैं। चलिए अगला, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है छोटा करना, ठीक। यहां पर जैसे उदाहरण मैंने बताया ना, यहां पर शब्द कितना बड़ा था, देखो, गायों के लिए शाला, हमने समास की क्रिया किया और समास की क्रिया से शब्द बना दिया क्या, गौशाला, ठीक। तो इसका अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखो, गृहागत, इसका जब विग्रह करोगे तो क्या बनेगा, गृह को आगत, घर को आया हुआ, ठीक। दूसरा, आचार कुशल, आचार यानी व्यवहार, आचार में कुशल, ये इसका विग्रह होगा, वो व्यक्ति व्यवहार में बहुत कुशल है, बोलते हैं ना, ठीक। तीसरा देखो, प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या होता है विग्रह, प्रत्येक दिन, यही अर्थ निकल रहा है। कुमारी, कुमारी, ठीक है, सॉरी, कुमारी शब्द में तो संक्षिप्तीकरण हुआ ही नहीं है, कुमारी शब्द स्वयं में एक पूरा शब्द है ना, एक ही शब्द है, और एक ही शब्द जब होता है तो वहां पर समास की क्रिया नहीं होती है, समास के लिए न्यूनतम 2 शब्दों का होना आवश्यक है, तभी तो कहा जाता है ना पूर्व पद उत्तर पद, जरूरी है, हमको 2 पद आवश्यक है, ठीक। तो यहां पर देखो, गृहागत शब्द में अगर पूछे तो ये कौन सा समास है, ये तो तत्पुरुष समास है। क्यों है भाई, क्योंकि को जो है ये कर्म का चिन्ह होता है कि नहीं, कर्ता ने, कर्म को, ठीक। दूसरा, आचार में कुशल, में भी अधिकरण का चिन्ह है, अधिकरण में पर आता है, ठीक। लेकिन प्रतिदिन शब्द जो है इसका जब विग्रह करोगे तो क्या बनता है, प्रत्येक दिन। तो यहां पर प्रति जो है वो क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग से बने हुए अधिकांश पद अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। 4 स्थितियां हो सकती हैं पदों की। कैसे 4 स्थितियां बोल रहे हो सर, देखो, मैंने कहा न्यूनतम 2 पद चाहिए हमको, यानी एक चाहिए पूर्व पद, एक चाहिए उत्तर पद, ठीक, 2 पद चाहिए, और इनसे मिलकर के जो पद बनता है वो सामासिक पद होता है। पहली स्थिति ये होगी कि जब पूर्व पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, और उत्तर पद क्या हो जाएगा, अप्रधान। प्रधान होने का मतलब होता है अर्थ का निर्धारक होना, ठीक। तो यदि पूर्व पद अर्थ निर्धारण करता है सामासिक पद का, यानी इन दोनों के मेल से जो बना है पद, उसका अर्थ निर्धारण यदि केवल पूर्व पद अकेले करता है, तो वहां पर कौन हो जाता है, कौन सा समास, वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब पूर्व पद अप्रधान हो जाए और उत्तर पद की प्रधानता हो जाए। इस स्थिति में जो समास होता है उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब दोनों ही पद क्या हो जाए, प्रधान हो जाए। और चौथी स्थिति क्या हो जाए, जब दोनों ही पद अप्रधान हो जाए। तो जब तीसरी स्थिति होती है तब हम कहते हैं यहां पर द्वंद्व समास है, और जब चौथी स्थिति होती है तब बहुब्रीहि समास होता है। याद रखिएगा इसको, टेबल से क्वेश्चन आता है, ठीक। किसमें पहला पद प्रधान होता है, किसमें दूसरा पद प्रधान होता है, किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, किसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो पहली स्थिति में अव्ययी भाव समास होता है, दूसरी स्थिति में कर्मधारय तत्पुरुष होता है, तीसरे में द्वंद्व होता है, और चौथे में बहुब्रीहि। समास की संख्या तो लेकिन 6 होती है, ठीक। तो याद रखिएगा 2 और समास है हमारे पास, एक है कर्मधारय समास
और एक का नाम है द्विगु समास। ठीक, जब किसी सामासिक पद में पूर्व पद एक संख्यावाची पद होता है तब वहां पर द्विगु समास होता है। चौराहा, तिराहा, पंचवटी, त्रिफला, ये सारे शब्द सुने हैं आपने, वो सब किसके उदाहरण हैं? द्विगु के। क्यों? क्योंकि पहला शब्द जो है ना, या पहला पद जो है वो क्या हो जाता है? संख्यावाची हो जाता है। अब कर्मधारय की अगर बात करें तो कर्मधारय समास वह तत्पुरुष का प्रकार होता है जिसमें दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, साथ ही पूर्व पद अप्रधान और उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो आपको क्वेश्चन में यही तो पूछा है। क्या पूछा है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? देखो, दोनों पदों के बीच या तो विशेषण विशेष्य का संबंध बना दो या उपमेय उपमान का संबंध बना दो। ठीक है, यदि उन खोजना है अपने को पदों के बीच में, यदि ये दोनों में से कोई भी एक संबंध है तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ये पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कर्मधारय समास को। जैसे पहला शब्द चक्रपाणि, क्या चक्र शब्द पानी की विशेषता बता रहा है? नहीं। क्या उसका चक्र हाथ के समान है? नहीं है। मतलब यहां पर कर्मधारय समास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न तो यहां पदों के बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध है, न ही उपमेय उपमान का। ठीक, दूसरा चतुर्युगी, यहां पर तो पहला पद संख्यावाची है। ठीक, तीसरा नीलोत्पल, देखो शब्द नील धन उत्पल, उत्पल यानी होता है कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है क्या नील शब्द के द्वारा? बिल्कुल, नीले रंग का कमल। तो कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। मतलब दोनों पदों के बीच में संबंध कौन सा बन गया? विशेषण विशेष्य का संबंध बन गया। और जहां पर भी विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कौन सा समास होता है? वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द? नीलोत्पल। माता पिता शब्द की बात करें तो यहां पर द्वंद्व समास है। क्यों? दोनों ही पद प्रधान है, माता और पिता, इस रूप में इसका विग्रह होता है। अगला, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? टेबल देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं? दोनों पद क्या होने चाहिए? अप्रधान होने चाहिए। तो कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? देखिए, जितेंद्रिय का जो विग्रह होता है वो क्या होता है? जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, देखो ने आया यानी कर्ता से जुड़ा हुआ है। कर्ता बहुब्रीहि का उदाहरण है जितेंद्रिय शब्द। ठीक है, कर्ता बहुब्रीहि है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जिसने शब्द आया है। जिसने आएगा तो कर्ता बहुब्रीहि, जिसको आएगा तो कर्म बहुब्रीहि। इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक, तो जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है? तो देव शब्द एक हो गया और दूसरा शब्द क्या हो गया? असुर शब्द हो गया। तो असुर है और देव भी है, मतलब द्वंद्व समास है। दोनों ही पद क्या हैं? पृथक पृथक सत्ता को इंगित करते हैं, पृथक पृथक अस्तित्व रखते हैं, इसीलिए यहां पर जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? पहला है निशिदिन, दूसरा है त्रिभुवन, तीसरा है पंचानन और चौथा है पुरुष सिंह। तो निशिदिन शब्द जो है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, और निशादिन नहीं बोल रहा है, निशिदिन। निशिदिन मतलब होता है प्रत्येक दिन। ठीक है, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह। पहला पद क्या दिख रहा है हमको? संख्यावाची, मतलब ये कौन सा समास? द्विगु समास हो गया। तीसरा पंचानन, पंचानन किसको बोलते हैं?
5 हैं आनन जिसके, कौन है भाई? शिव को बोला जाता है पंचानन। ठीक। पुरुष सिंह, सिंह के समान पुरुष, यानी पुरुष की तुलना किससे की जा रही है? सिंह से की जा रही है। उपमेय उपमान का संबंध है, और चूंकि उपमेय उपमान का संबंध है इसलिए यहां पर ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? नाम से स्पष्ट है, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वाक्य शुद्धि से। ठीक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। पहला, उन्हें एक पुत्र है, गलत है। उनको एक पुत्र है, ठीक है, देखते हैं। उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र हैं। तो याद रखना, हमेशा ये जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, शुद्ध रूप क्या होता है? ये उनको एक पुत्र है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग हमको पहचानना है। तो पहला है, अच्छा इसमें लिखा क्या है? विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। अब समझ गए होंगे, एक गेंदे की माला बन सकती है क्या? नहीं, तो यही इसका अशुद्ध भाग है। अरे गेंदे का फूल मान लो एक तो है, तो उसका माला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। चलिए अगला, अशुद्ध भाग का चयन करना है फिर से। ठीक, जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। या तो सीधे बोलता, जब तक तुम अपना अभिप्राय स्पष्ट नहीं करते। देखो यहां पर अभिप्राय और अभिप्रेत शब्द जो है ये पुनरुक्ति कर रहा है। ठीक है, अभिप्रेत शब्द अभिप्राय की पुनरुक्ति कर रहा है। मतलब यहां पर कौन सा दोष है? अधिक पदत्व का दोष है। जबरदस्ती का आप इस पद को लेकर के आए हो वाक्य के बीच में, इसको बोलते हैं अधिक पदत्व का दोष। ठीक, तो इसमें अशुद्ध भाग कौन है? अभिप्राय का अभिप्रेत। ठीक है, हाँ, तो ये पूरा जब आपके ऑप्शन में यही है तो ये पूरा आपका अशुद्ध रूप में आ जाएगा। केवल इतना होता तो केवल इतना ही आता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं आज सुबह आपके घर आया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। अरे भाई, आप एक बार उनको आप बोल रहे हो, फिर उसको उसी लाइन में तुम बोल रहे हो, तो गलत है। तो ये क्या है? किंतु तुम वाक्य का अशुद्ध रूप है। ठीक, अगला, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। विभिन्नता में एकीकरण करने नहीं, विभिन्नता में एकता की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। यानी यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है। ठीक है, एकीकरण करना यहां पर अशुद्ध है। ठीक, अगला, लोकोक्ति और मुहावरे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछता है, अमूमन हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पगड़ी रख और घीचक, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, लोकोक्ति में अगर कहीं पर भी पगड़ी शब्द आता है तो 90% उसका चांस क्या होता है? इसका अर्थ होगा इज्जत। ठीक है, या सम्मान, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, तो पगड़ी रख, पगड़ी को नीचे रखो, और घीचको यानी अपने आत्मसम्मान को गिरा करके किसी लाभ की इच्छा करना, ये क्या है? इसी को बोला जाता है पगड़ी रख और घीचक। ठीक, तो क्या बनेगा? मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है? नहीं, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, ये तो हो ही नहीं सकता। निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये मत बोलना सर यहां पर भी तो मान सम्मान शब्द लिखा है, यहां पर मान सम्मान नहीं लिखा है। भाई भावार्थ समझिए ना दोनों का।
दोनों का भावार्थ समझिए। मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, क्या ये अर्थ स्पष्ट कर रहा है इसका? नहीं कर रहा है। अर्थ कौन समीपतम है? निर्लज्ज होकर कुछ पाना, यानी लज्जा को बेच देना और उसके बदले में कुछ पाना। तो पगड़ी रख और घी चक। अगला क्वेश्चन, गुलर का फूल होना का अर्थ क्या है? गुलर एक फूल होता है जो कभी कभार फूलता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? दुर्लभ होना, जो बहुत मुश्किल से मिले, उसको क्या बोलते हैं? गुलर का फूल होना। कई बार कई लोग जो मिलते नहीं है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आजकल तो मिलता नहीं है, ईद का चांद हो गया, वही सेम भावार्थ में प्रयोग होता है गुलर का फूल होना। अगला, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना, ठीक। ईर्ष्या से जल उठना, ये इसका अर्थ होता है। सीधे आपको अर्थ ही पूछेगा। चलिए अगला, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कब प्रयोग करते हैं? जब कोई बात हमारे सहन सीमा से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना को ही हम क्या बोलते हैं? सिर से पानी गुजर जाना। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो भाई, ये सेना का अर्थ ना वो सैनिक वाला सेना मत ले लेना, ठीक है। सेना एक और अर्थ में प्रयोग होता है। क्या अर्थ होता है? जो मुर्गी अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्मी पहुंचाती है ना, उसको भी बोला जाता है सेना, और हिंदी शब्द है, ठीक। तो अंडे सेना का अर्थ क्या होता है? घर में बेकार बैठना। घर में बैठे बैठे क्या अंडा दे रहा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, या अंडा से रहा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ वही है ये, ठीक। अगला, पौ बारह होना। पौ बारह का मतलब होता है, देखो ये द्यूत क्रीड़ा जो होती थी है ना, जो खेलते थे यार पासा, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ शब्द है। पौ बारह का मतलब होता है लाभ होना, बहुत ज्यादा लाभ होना, उसको बोलते हैं क्या? पौ बारह होना, ठीक है। तो क्या होगा? अत्यधिक लाभ लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा उस व्यक्ति को बोला जाता है जो किसी की भी बातों में आ जाता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है, ठीक है। कल को कोई आदमी आया बोला कि ये ऐसा है, तो उस पर भरोसा कर लिया। अगले दिन कोई और आदमी आया, उसने बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो उस पर भी विश्वास कर लिया। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है क्या? कान का कच्चा होना, ठीक। तो क्या हो जाएगा? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह है कान का कच्चा होना। अगला, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो एक इसमें याद रखना, खेत होना, और दूसरा होता है काम आना, ठीक है। दोनों इसके उदाहरण हैं, इसी मुहावरे के अर्थ हैं, ठीक। या यूं बोला जाए, दोनों मुहावरों का अर्थ जो है समान होता है। क्या होता है? देश के लिए कुर्बान हो जाना, ठीक। आप वो गाना सुने होगा ना, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, हाँ तो वही काम आना, ठीक है। चलो अगला, मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? रहने का संयोग समाप्त होना, यानी जब तक रहना था उसको तब तक रह लिया, अब वहां से खत्म, ठीक। तो नाता टूट जाना, रहने का संयोग समाप्त होना नहीं, ठीक है। डेरा उठ जाना, ये भी नहीं है, ठीक है। ये तो सीधा सीधा अर्थ बता रहे, नाता टूटना मतलब रिश्ता टूट जाना, ठीक है। डेरा उठ जाना मतलब सब कुछ वहां से उखड़ जाना, हट जाना। अन्न जल उठ जाना, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा नजदीक है इसके। रहने का संयोग समाप्त होना, अन्न जल उठ जाना, ठीक। हाथ तंग होना, ये तो कंजूस वाला कहानी है, ठीक। चलो, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शन है, जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, और लूटिया डुबाना। बहुत परिश्रम किया है बेचारा, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है वो पास होने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन जो टॉपिक है अलंकार, वहां से है। क्वेश्चन क्या है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो देखो, एक ही वर्ण की बार बार क्या हो रही है यहाँ पर?
पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जब कोई एक वर्ण बार बार पुनरावृत्ति होता है तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो देखो यहां पर चरण की तुलना हो रही है किससे? कमल से। और जब चरण और कमल के बीच में संबंध को बताया जा रहा है तो यहाँ पर संबंध कौन सा है? उपमेय उपमान का संबंध है। उपमान कौन है? कमल, क्योंकि इससे तुलना हो रही है, और चरण की तुलना हो रही है, इसीलिए क्या है? उपमेय है। तो चूंकि दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध है तो यहां पर जो अलंकार है वो कौन सा है? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, चरर मरर खुल गए अरर रवस फूटों से, इतना है पद है ना। चरर मरर खुल गए अरर रवस फूटों से में कौन सा अलंकार है? तो देखो र वर्ण फिर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जहां पुनरावृत्ति होगी वहां कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नर वापाए बौराए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो यहां पर कनक शब्द 2 बार आ रहा है। ठीक है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये दोनों शब्द जो हैं जुड़वा के रूप में आए हैं। जुड़वा के रूप में एक बार इसका अर्थ होता है सोना और एक बार अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, वैसे धतूरा वाला पहले प्रयोग हो रहा है और सोना वाला बाद में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो एक बार अर्थ सोना, एक बार अर्थ धतूरा। ठीक, 2 बार प्रयोग हो रहा है, यानी ये क्या है? ये जुड़वा है। और जुड़वा है और जुड़वा का अर्थ क्या होता है? यमक। तो अलंकार कौन सा है यहां पर? यमक अलंकार है। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ दोनों बार अलग अलग हो, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। तो याद रखना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अगला, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। देखो, एक शाम के समय को महिला से तुलना कर रहा है, संध्या सुंदरी। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। क्यों? क्योंकि संध्या का मानवीकरण किया जा रहा है। शाम का जो समय है ना, सांझ का जो समय है, इसको क्या बताया जा रहा है? एक मनुष्य के रूप में उकेरा जा रहा है कविता में। ठीक है, मनुष्य के रूप में। तो सांझ को मनुष्य बता रहा है, इसलिए यहां पर अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो देखो, बेर और बेर 2 बार आया है शब्द और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। नहीं निकल रहा है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहां पर जो अलंकार है वो कौन सा है? यमक अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, इनको अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही 100 बिंधियो आगे कौन हवाल। यहां पर प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। क्यों अन्योक्ति अलंकार है? क्योंकि यहां पर पराग मधु है ना, पराग मधु और भंवरे का आश्रय लेकर के कोई और बात कही जा रही है। ठीक है, तो वहां पर कोई और बात कही जा रही है, इसलिए यहां पर अलंकार क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। चलिए अगला है, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर जे पर पीर न जानी है सो काफिर बेपीर। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संदेशनी मधुवन कूप भरे। ठीक है, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? यानी एक ऐसा कुआं है जो किससे भरा हुआ है? शहद से भरा हुआ है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन, रहीमन जो गति दीप की कुल कपोत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। तो यहां पर देखो, बारे शब्द के 2 अर्थ निकलता है और बाढ़े शब्द के 2 अर्थ निकलता है। ठीक,
बारे उजियारे लगे। बारे का एक अर्थ होता है क्या? एक अर्थ होता है जलाना और एक अर्थ होता है जन्म लेना। ठीक, बाढ़े शब्द का भी दो अर्थ है, एक का होता है बुझना और एक का अर्थ होता है बड़ा होना। ठीक, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यानी दीप की जो गति होती है दीपक की, वही गति जो है किसकी होती है? कपूत की होती है। कुल में अगर कोई बुरा व्यक्ति पैदा हो गया है तो उसकी गति कैसी होती है? दीपक के जैसी। कैसे होगी भाई? जैसे दीपक को जलाने पर, ठीक है, दीपक को दीपक जब जलता है तो हमको लगता है कि ये उजाला देगा, वैसे ही कपूत जो है वो पैदा होता है तो हमको लगता है कि ये क्या करेगा? उजाला देगा, यानी हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन दीपक के बुझने के बाद क्या हो जाता है? वो अंधेरा हो जाता है। वैसे ही कपूत जब बड़ा होता है तो अपना चरित्र दिखाता है और कुल का नाम डुबाता है। ठीक, तो यहां पर वही बोलना चाह रहा है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बाढ़े अंधेरो होए। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। एक शब्द है, दो अर्थ इसके निकल रहे हैं। तो ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके आगामी व्यापम की परीक्षाओं के लिए लाभदायक साबित होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।